नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस सब टू में स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में क्या है, जे प्रक्रम पढ़ेंगे पोषण। और ये जो चल रहा है क्रैश कोर्स के अंतर्गत चल रहा है। क्रैश कोर्स आप लोग समझते होंगे, क्रैश कोर्स चल रहा है। तो क्रैश कोर्स में जुड़ना ना भूलें, इस वीडियो को देखना ना भूलें। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी से एक बार अनुरोध है कि ये वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करें, भेजें, अपने दोस्तों के पास भेजें, अपने रिश्तेदारों के पास भेजें, ज्यादा इसको शेयर करें। तो ना देर करते हुए, ना टाइम गमाते हुए, ना गप करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन जाने से पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय नहीं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। यानी कि मान लिया जाए अति लघुत्तरीय का मतलब क्या, छोटा से छोटा, शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, ध्यान समझिएगा कि हरे पौधों में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। बोला कि पौधा में क्या नहीं होगा, क्या चीज नहीं होगा कि उसके अभाव में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं है जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यानी कि हरित लवक, मतलब हरित लवक का मतलब क्या हुआ, पेड़ हरा भरा अगर नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। अगर पेड़ मुरझा जाएगा, मर जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। अगर हरा भरा होगा तो ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा, ध्यान रखना है। तो ये दिखाए हैं, देखिए ये सूर्य की, ये सूर्य, ये सन है, ये क्या है, हमारे सन सूर्य देवता है। यानी इससे सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। कहाँ पे आया भाई, इस पौधे पर आया। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यहां से ऑक्सीजन लिया भी, अब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हुई। इससे क्या होगा, ये अपने से खुद से भोजन बनाएगा, तैयार करेगा, और अपने ये विकास और वृद्धि में कायम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें। और क्वेश्चन जो पूछा गया है 2011 और 2013 हमें पूछा गया है। बोला है कि प्रकाश संश्लेषण के दरमियान जो समीकरण बनता है उस समीकरण को बताइए, है ना। समीकरण होता क्या है, समीकरण कैसे लिखेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण निम्न इस प्रकार है। वायुमंडल से प्रकाश क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और पृथ्वी से क्या लेंगे, जल लेंगे। और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण संभव है। अगर सूर्य की प्रकाश नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण होना संभव नहीं है। और क्या, उसमें क्लोरोफिल होना जरूरी है, यानी कि उसमें वो पेड़ पौधा हरा भरा होना जरूरी है, जिंदा होना जरूरी है। तो जब ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और स्थल से जल लेगा और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करेगा, तो क्या बन जाएगा, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज, सुक्रोज, सुक्रोज ही बोलते हैं, ग्लूकोज ही बोलते हैं। उसके बाद ये ऑक्सीजन गैस देगा और जल बनाएगा, क्या करेगा, जल भी लेगा। क्लियर है, आया बात समझ में। तो क्या हम लिखेंगे एग्जाम में, CO2 प्लस H2O, ये 12 अक्षरों क्या लिखे, संतुलित किए इसको। ये क्या किए हैं, संतुलित, दोनों तरफ संतुलित किए हैं। हम केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, उसका क्वेश्चन बैंक चलेगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो जल लिए, अब दोनों को अभिक्रिया करवाए सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ, तो क्या बन गया, सुक्रोज बन गया, ग्लूकोज बन गया, है ना, फ्रुक्टोज बन गया, और ऑक्सीजन गैस मिला और जल की प्राप्ति हुआ। क्लियर है, यही समीकरण मेरा है प्रकाश संश्लेषण का। बताइए कितने लोगों को समझ में आया है, थम्स अप करें, कमेंट में थम्स अप करें, सर समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो यस लिखिए, अगर समझ में नहीं आया तो नो लिखिए कमेंट बॉक्स में, यस या नो, फटाफट लिखिएगा, यस या नो। चलिए, बहुत अच्छा है। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी से अनुरोध है, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। बिहार के सभी ग्रुप में भेजें, इंडिया के सभी ग्रुप में भेज दें, इंडिया के सभी लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, परजीवी किसे कहते हैं।
परजीवी होता क्या है? परजीवी, परजीवी मतलब पर, दूसरा, पर माने दूसरा, पराया, यानी जो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, अस्थाई या अस्थाई के रूप में आश्रित होते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। हम क्या लिखे हैं? वैसे जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में, दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूपों से रहकर, चाहे अस्थाई हो या अस्थाई हो, मतलब चाहे वो परमानेंट के लिए रहे या टेम्परेरी वो रह रहा है, लेकिन उसका संपर्क में है, टेम्परेरी भी है चाहे वो परमानेंट है, क्या? तो अस्थाई या अस्थाई रूप में से रहकर उससे अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। यानी उसी से ये अपना अगर भोजन ग्रहण कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। दूसरे जीव से, उसके शरीर से अपना वो भोजन प्राप्त कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है? बोला कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। हरे पौधे हरे क्यों होते हैं? क्योंकि हरे पौधे में क्लोरोफिल होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पेड़ पौधे हरे भरे नहीं होंगे। क्लोरोफिल होता है, इसलिए हम लोगों को पेड़ पौधे हरे भरे दिखते हैं। क्लियर यहां तक है? यस या नो? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस छाप दीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में नो छाप दीजिए। फटाफट, देरी नहीं कीजिए। और जो लाइक नहीं किए होंगे बाबू, लाइक कर लेना अगर मेरा सेशन सही लग रहा है तो। अगर सही नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करके भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है, अमीबा का पाचन कैसे होता है? तो अमीबा का जो पाचन होता है वो रसधानी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रसधानी के द्वारा होता है। ध्यान रहिए। सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोई भी अगर सजीव है, कोई भी जीव सजीव है, उसका इकाई क्या है? वो कोशिका है। सजीव होने का इकाई क्या है? वो कोशिका है। वो क्या है? कोशिका है। याद रहिए, कोशिका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एटीपी का पूरा नाम लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कह नहीं सकते, अपने मुख से बोल नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट है। इसका एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट याद रहेगा। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोले हम? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोले हम? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद हो गया? अब है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम लिखें। अरे भाई, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? रातोंधी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? बेरी बेरी ना, सब आप लोग जानते होंगे। विटामिन सब, यानी कि कौन ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन है? कौन ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिएगा। कौन ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है? आपका इंतजार है, कमेंट का इंतजार कर रहे हैं हम, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, लेकिन जवाब इसका हो जाएगा पका पपीता। पका पपीता में क्या है भाई? सभी विटामिन पाया जाता है। क्लियर है? पका पपीता में सभी विटामिन पाया जाता है। अब चलेंगे, अमीबा में गति किस भाग से होती है? तो अमीबा में जो गति होता है वो कुटपाद से होता है। किससे होता है बाबू? कुटपाद से होता है। अमीबा में जो गति होता है वो कुटपाद के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न को देखने जा रहे हैं। किसको देखने जा रहे हैं? लघुत्तरीय प्रश्न को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है? पहला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है? बोला गया है कि सूर्य का जो प्रकाश है किस प्रकार के लिए पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए, सूर्य का प्रकाश स्वपोषी
और प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। समझिएगा, सूर्य का प्रकाश जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया है। सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। और प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, बोला गया है। और क्या होता है, प्रकाश में जो ऊर्जा निहित होता है उसको ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में उसको बदल दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में जो भी ऊर्जा होता है उसको हरे पौधे अपने और ग्रहण कर लेता है, अपने में ग्रहण कर लेता है। अब ग्रहण करने के बाद में क्या करता है भाई, उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अर्थात हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर भोजन निर्मित करते हैं। क्या बोला गया है, इसलिए हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण कर, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा वो भोजन को ग्रहण करता है, निर्माण करता है। यह भोजन स्वपोषी से विषमपोषी एवं अपघटकों तक ले जाती है। बोला गया है कि यह भोजन जो है स्वपोषी तो लेता ही लेता है, लेकिन विषमपोषी भी लेता है। क्यों भाई, विषमपोषी लेता है कैसे भाई, जो दूसरे ऊपर आश्रित है। मान लीजिए कोई साग है, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किया, वो भोजन लिया, तो साग को हम काट लिए, घर में बना दिए, क्या हम ग्रहण किए नहीं किए, तो विषमपोषी एवं अपघटकों तक भी जाती है। बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे को समझ में आया, हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करने का मतलब ये हुआ कि कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखें। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए या वाई, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए नो। ठीक है, एन क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो शेयर नहीं किए सभी लोग मिलकर एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। बोला कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए पौधा जो है, पौधे को जो कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो कहां से प्राप्त करता है, वो ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मेन रूप से कच्ची सामग्री क्या, एक सूर्य के प्रकाश तो है ही जो कि सूर्य से मिल जाएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलेगा, जल कहां से मिलेगा, जल कहां से मिलेगा, भूमि से प्राप्त होगा। वही लिखा गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री का माने कच्ची सामग्री सूर्य की प्रकाश, वायुमंडल से, सूर्य से, और ये कहां से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से या वायुमंडल से, तथा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करेगा, वातावरण से, और जल भूमि से प्राप्त करेगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री का नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश और वायुमंडल या वायुमंडल से या वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड। अब भूमि से क्या चाहिए भाई, जल। और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए, करने के लिए क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए पौधा हरे भरे। अगर पौधा हरा भरा नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा, ये समझ जाइए, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये देखिए यहां से वाटर लिया, सूर्य से क्या है, लाइट एनर्जी लिया है ना, और ये क्या किया, ग्लूकोज बनाया। ये क्या किया, आप धरती से क्या लिया, जल लिया, क्या धरती से जल लिया। क्लियर है। इस फिगर को देखकर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। बोला गया है कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं है, उसको जानने के लिए, ये वस्तु सजीव है या निर्जीव है, उसको जानने के लिए हम लोग
किस मापदंड का, किस स्केल का उपयोग करेंगे कि जानेंगे ये जीवित है या निर्जीव है ना, सजीव है या निर्जीव। देखिए, सजीवों का विशिष्ट लक्षणों भोजन ग्रहण करना। सजीव का सबसे मेन लक्षण क्या होता है? भोजन ग्रहण करना। जो भोजन ग्रहण करता है वो सजीव होता है, सिंपल सी बात है। और नहीं, ये भी नहीं है जरूरी कि सभी भोजन नहीं ग्रहण करेगा। तो क्या शोषण, जो शोषण करे वो भी सजीव होता है, जो श्वास ले वो भी सजीव होता है, जो परिवहन करे, एक जगह से दूसरे जगह जा सके वो भी सजीव होता है। और क्या उत्सर्जन करे, उत्सर्जन गतिविधियां करे, यानी जो बेकार पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकाले उसको सजीव कहते हैं। और कोशिकाओं में आणविक गतिविधियां होती है। इन लक्षणों के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। बोलिए, यहां तक बात समझ में आ गया तो यस लिखें, अगर समझ में नहीं आया है तो नो लिखें। ठीक है, ध्यान दें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? बोला गया है कि हरित लवक के कौन से भाग में, कौन सा भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट के प्रथम भाग में, मतलब कि जो प्रथम भाग होता है ना, उसी जगह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, ये हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है। इसके प्रथम भाग में ही जो प्रथम भाग होता है, देखो ये जो दिख रहा है ये बाह्य झिल्ली, क्या है? बाह्य झिल्ली। ये जो दिख रहा है क्या है? भीतरी झिल्ली है। और यहाँ पे जो खाले सन दिख रहा है ये क्या है? ग्रेनम है। और देखो ये जो कटा हुआ भाग जो हम लोगों को दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको? थाइलाकोइड बोलते हैं। अब ये जो जगह दिख रहा है इसको क्या बोलते? पिठिका बोलते हैं, पिठिका या पटलिका बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट के प्रथम भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कहां पे? क्लोरोप्लास्ट के प्रथम भाग में, क्लोरोप्लास्ट के प्रथम भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, क्यों? मतलब जीव के लिए, सजीव के लिए जीने के लिए पोषण की जरूरी है, अति आवश्यक है। क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? देखिए, जीवों के लिए पोषण आवश्यकता यानी आवश्यक है, या आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहले क्या है? अगर हमको पोषण चाहिए तो किसके लिए चाहिए? ऊर्जा उत्पादन के लिए। ऊर्जा उत्पादन के लिए, एनर्जी के लिए हमको पोषण करना जरूरी है। अगर हमको भूख लग जाए तो क्या एनर्जी मिलता है? क्या एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलता है। एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलता है। तो हम पोषण यानी भोजन करेंगे किस लिए? एनर्जी के लिए, हमको एनर्जी मिल जाए और क्या बल जाए, है ना? समझ गए होंगे। तो शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैविक क्रिया मतलब जीव की क्रियाओं के लिए, जो हमारी क्रिया, जैसे हमारी क्रिया क्या है? जैविक क्रिया क्या है? हम एक मनुष्य हैं, ज्ञानी मानव है, तो हमारा काम क्या है? तुम लोगों को पढ़ाना, और तुम्हारा काम क्या? तुम लोगों को पढ़ना, है ना? इन जैविक क्रिया हुआ। और सारी जैविक क्रिया है, घर में जाते हैं, यहाँ से पैदल जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत सारा काम है इस जीवन में। तो जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जीवधारियों को यह ऊर्जा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। जब तक हम भोज्य पदार्थ नहीं लेंगे, भोजन नहीं लेंगे, तो हमको ये ऊर्जा मिलने वाला नहीं है, पोषण मिलने वाला नहीं है। तो बताइए, ये पॉइंट याद रहेगा? याद रहेगा, है ना? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट ये है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, हाँ भाई, टूट फूट की मरम्मत करने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। कहावत में डॉक्टर लोग बोलता है, किसी का हड्डी अगर टूट जाए तो इसको खाना खिलाइए, अच्छा चाहिए खाना खिलाइए, जल्दी इसका हड्डी जुड़ जाएगा, बोलता नहीं बोलता है? तो विभिन्न जैविक क्रियाओं में शरीर के ऊतकों के टूट फूट होती है, इनकी मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। मतलब बोला है कि जैविक क्रिया के करने में, जैविक क्रिया करने में ऊतक का टूट फूट होता है, वो टूट फूट जाता है, उसको मरम्मत करने के लिए हमको पोषण की आवश्यकता है। पोषण की आवश्यकता है, अति आवश्यक है पोषण करने के लिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम जैविक क्रिया नहीं कर रहे हैं। पोषण करेंगे तो ही जैविक क्रिया होगी। वृद्धि के लिए,
मतलब समझे नहीं सर? हम छोटू छोटू सा नहीं, छोटा सा पैदा हुए, कोई भी भाई छोटा सा पैदा होता है, हम क्या पूरा दुनिया संसार पैदा होता है छोटा सा। अब वो क्या, अगर हमको पोषण अगर नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो क्या बताइए, क्या हम इतना बड़ा हो जाते हैं जो आपको हम दिख रहे हैं? नहीं ना होते, नहीं होते। इसलिए हमको पोषण मिला, मेरा माता पिता पोषण दिए, भोजन दिए, खाना दिए, एक से न्यूट्रिशन दिए, तो हम इतना बड़ा हो गए। तो वृद्धि के लिए नए जीव द्रव्य से नई कोशिकाएं बनती है, इनसे जीवों की वृद्धि होती है। क्लियर है? देखें, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट ये है, उपापचायिक क्रियाओं के नियंत्रण के लिए भोजन को पचाने तथा शोषण आदि उपचायिक क्रियाओं में कुछ निर्माणकारी और कुछ विनाशकारी क्रियाएं होती रहती है। मतलब बोला गया है कि भोजन को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, भोजन को पचने के लिए शोषण आदि क्रिया में क्या होता है? उपापचायिक क्रिया होता है, कुछ निर्माणकारी और कुछ विनाशकारी क्रियाएं होती है। देखिए, भोजन को पचाने के लिए कुछ चीज का निर्माण भी होता है और कुछ विनाश भी होता है। अब समझ जाइए, क्योंकि हम लोग खाना खाएं, तो खाना खाए जो भोजन हम लोग लिए हैं, क्या भोजन का विनाश हो रहा है? अब विनाश तो हो रहा है, लेकिन वहां कुछ मिल भी रहा है। क्या मिल रहा है? हमको एनर्जी मिल रहा है, पावर मिल रहा है, मिल रहा है, शक्ति मिल रहा है, तो उसका निर्माण भी हो रहा है। इन क्रियाओं के संपन्न होने में तथा इन क्रियाओं पर नियंत्रण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आशा करते इस चारों पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप लोग को एक काम करना पड़ेगा। ये बहुत सस्ता काम है। सस्ता काम ये है कि आप लोग इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, फटाक से शेयर कर दीजिए, देरी नहीं कीजिए, ठीक है? इस वीडियो कर दीजिए शेयर, ज्यादा लोगों तक भेज दीजिए इसको। चलिए, भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है? मतलब कि भोजन पचाने के लिए हमारे शरीर में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? भोजन के पाचन द्वारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। बोला क्या कि भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। कौन की होती है? मेन रूप होती है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। देखिए, ग्लूकोज हम लोग लेते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, H2O बना, जल बना और ऊर्जा का उत्पादन हुआ। किस रूप में? एटीपी के रूप में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है, देखिए पित्त क्या है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? बोला गया है कि पित्त क्या होता है? कि पित्ताशय है। ये क्या है? पित्ताशय, या फिर पित्त उत्पन्न होता है। और इतना महत्वपूर्ण है कि 16 हम पूछा, एक कैसे पूछा और कैसे पूछा, ध्यान दीजिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इतना वीवीआई है, इतना वीवीआई, इतना वीवीआई, इतना वीवीआई कि हम अपने मुखार बिंदु से नहीं बोल सकते हैं। आप लोग खुद समझते हैं इसको, है ना? पित्त यकृत ग्रंथि से स्रवित होता है, होने वाला एक स्राव है। नहीं, बोला गया है कि पित्त जो है यकृत ग्रंथि से स्रवित होता है, जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। बोला गया है कि पित्त का काम क्या है कि छोटी आंत जो होता है ना, छोटी जो आंत होता है, जब उसमें भोजन पचना शुरू करता है तो वहां पे ये पित्त का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, मनुष्य के पाचन पित्त का महत्व निम्न इस प्रकार है। बोला कि मनुष्य के पाचन में पित्त का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला क्या है? यह आमाशय से आए भोजन का अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। बोला गया है कि जो आमाशय से भोजन आता है, जो हमारे आमाशय जो होते हैं, उसमें क्या कोई भी अगर अम्लीय भोजन आया, उसको क्या करता है? वो क्षारीय बनाता है। किसका काम है? पित्त का काम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यह जीवाणुओं को मारता है तथा इसकी उपस्थिति में ही अग्नाशयी रस कार्य करता है। मतलब कि अगर भोजन में कोई जीवाणु हम खा गए, भोजन के रूप में अगर हम कोई जीवाणु अंदर डाल दिए इस कुआं में, तो क्या होगा? इसको में अगर डाल दिए कोई भोजन जीवाणु वाला,
तो अगर उसको अगर पित्त रस नहीं मारेगा, पित्त नहीं मारेगा उसको, तो जीवाणु जो है ना हमारा इसमें मशीन में बोलना चालू कर देगा, चलना चालू कर देगा, चलेगा, दौड़ेगा, वो रनिंग करेगा। और जब रनिंग करेगा तो हड़बड़ 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 आवाज करेगा इसमें, और समझ रहे ना, हड़बड़ हड़बड़ की आवाज करेगा, समझ जाइए, तो हो जाएगा गड़बड़, दौड़ते रहिएगा, समझे ना। तो ये क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है, तो इसकी उपस्थिति में ही अग्नाशय रस, जो अग्नाशय में जो रस बनता है उसका निर्माण होता है, ठीक है। अब है यह आंत की दीवार को कर्माकुंचन के लिए उत्तेजित करता है। बोला गया है कि यह जो है पित्त रस जो है, आंत का जो दीवार होता है, आंत में दीवार होता है, भित्ति होता है, छोटा छोटा धागा, छोटा मैंने झिल्ली टाइप का होता है आंत में, देखे होंगे आप लोग, देखे तो नहीं होंगे, लेकिन जब जानवर वगैरह हम लोग जब मीट बनाते हैं, जब पाठा उठा काटते हैं ना, पाठा बुझते होगा ना, पाठा बुझता है, हम तो बुझते हैं भाई, आती है ना। पाठा जब काटते हैं ना, उसको जो आंत होता है उसको बनाते हैं ना, उसमें झिल्ली टाइप का होता है, दाना दाना टाइप का होता है ना, उसको उस दीवार में जो कर्माकुंचन के लिए उत्तेजित करता है, उसको जगाता है कि भाई इसमें भोजन आ गया, पचाओ इसको, इसको शोषण करो, अवशोषित करो। नंबर 4 में यह वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। बोला गया है कि पित्त रस का काम क्या है कि जो भी वसा में घुलनशील विटामिन अब आया है उसको अवशोषण करने में कौन सहायक होते हैं, भाई पित्त रस सहायक होते हैं। नंबर 5 क्या है, यह कुछ विषैले पदार्थों जैसे कोलेस्ट्रॉल और धातुओं के उत्सर्जन में सहायक होता है। जैसे कि हमारे शरीर में खून में क्या होता है, लोहा, आयरन, आयरन की मात्रा पाया जाता है, तो उसको उत्पादन करने में पित्त रस का काम है, पित्त रस का काम है। चलिए आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। बोला गया है कि ये जो आमाशय है, इस आमाशय में पाचक रस, देखिए इस पाचक रस इसमें है, इसका भूमिका क्या है समझिएगा। आमाशय में पाचक रस का यह भूमिका है कि पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सुनिए, बोला गया है कि आमाशय में जो आमाशय है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। सक्रिय मैंने काम करने वाले, निष्क्रिय जो काम नहीं करता है, जो निष्क्रिय हो गया, जो बेकार हो गया, फेंका गया है ना, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्या करता है भाई, सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। अब पेप्सिन नामक एंजाइम का काम क्या है, पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है, समझिएगा। अब पेप्सिन क्या किया, भोजन पर अटैक किया, हमला किया, हमला करने के बाद क्या हो गया, ये प्रोटीन पर, भोजन, पेप्सिन के भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। क्या करता है, पेप्टोन में इसको कन्वर्ट कर देता है, सो पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है कि जो भी हम बैक्टीरिया को, जीवाणु को खा गए उसको नष्ट कर देगा, वो क्या कर देगा, मार देगा उसको, क्योंकि तुम मरो, अब यहाँ हम जहर यहाँ तुम्हारे सामने आए हुए हैं, अगर वो नहीं मरेगा हमारे शरीर में कितना बीमारी हो जाता है, हमारे शरीर में कितना तक बीमारी हो जाता है। कहावत में है पेट सफा तो सब सफा, अगर हमारे पेट सही है, हमारे ये सही है, मशीन सही है, तो सब कुछ सही है, बीमारी भी नहीं होगा आपको, मैंने गारंटी है। सिर्फ एक हम दवा बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर इसको साफ रखना है तो खाना जो खाते नॉर्मल खाना खाइए, नॉर्मल खाना खाइए, फास्ट फूड कम यूज कीजिए। उसके बाद सुबह सुत उठते हैं, सुबह उठने के बाद बस पानी लीजिए, कुल्ला कीजिए, बस गड़ागड़ गड़ागड़ लोटा मार दीजिए पानी,
पानी पी लीजिए, उसके बाद आप नित्य क्रिया कीजिए, कोई दिक्कत है, आपका पेट सफा हो जाएगा, कोई तो बीमारी भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, और उसके बाद भी क्या होता है भाई, इसके अतिरिक्त गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होता है, जो वसा के आंशिक पाचन में मदद करता है। ये गैस्ट्रिक जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं, गैस हो गया हमारे पेट में, हो पेट दर्द, बाप रे, वो क्या है, गैस्ट्रिक है। वो क्या है, गैस्ट्रिक का काम क्या है, अगर गैस नहीं होगा सर हमारे पेट में तो भोजन पचने वाला नहीं है। तो गैस, किसी को गैस्ट्रिक ज्यादा होता है तो उसको बीमारी का नाम पड़ गया, नहीं गैस, इसका गैस्ट्रिक बीमारी हो गया है ना। और कम है भाई, नॉर्मल है, हर किसी को बोलता है ब्लड प्रेशर हो गया। अरे भाई, ब्लड प्रेशर सबको है, ब्लड प्रेशर अगर नहीं होगा तो ब्लड चालू चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर 120/80 होता है ना, ये नॉर्मल है, 120/80 नॉर्मल है। अगर सबको ब्लड प्रेशर इतना है, बुखार होता है, अरे हमको बुखार लग गया, अरे ना बुखार लग गया, बुखार सबको है, 98 सबको रहता है बुखार, और 98 से बढ़ गया, 98 पॉइंट शायद 8 होता है, 6-8 के बीच में होता है, तो 98.8 सबको होता है बुखार। अगर 98 से 99 अगर हो गया, बुखार आ गया ना, तो समझिए तो गैस्ट्रिक सभी को होता है, गैस्ट्रिक सभी को होता है, जिसका काम है कि लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होता है। लाइपेज गैस्ट्रिक के साथ क्या होता है, लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होता है। उसके बाद जो वसा के आंशिक पाचक में मदद करता है। आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा, आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है बाबू, तो एक मदद, एक हेल्प चाहिए आप लोगों का, ये हेल्प आप ही लोग कर सकते हैं। क्या हेल्प, तो आप लोग प्लीज शेयर कर दो ना, शेयर कर दो इसको, इस वीडियो पूरा पूरा शेयर कर दो। क्या रे, शेयर कर भी नहीं, कितने शेयर करेगा, थोड़ा सा शेयर कर दो। क्या, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखें। कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम साधारणतः कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक होता है। देखिए, ये जो दिख रहा है ये केंद्रक है, ये क्या दिख रहा है, ये केंद्रक है, ठीक है। कोशिका द्रव, देखिए ये जो दिख रहा है चारों तरफ यहां से तक, ये कोशिका द्रव, ये क्या है, कोशिका द्रव है। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली कौन सा है, ये कोशिका झिल्ली है, ये दिख रहा है ना, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली वही होगा, कोशिका झिल्ली है ये, केंद्रक झिल्ली। और कोशिका भित्ति, तो भित्ति कौन सा होगा, भित्ति ये जो है भित्ति होगा, उसको कोशिका ये भित्ति है। यानी कि 4 कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम, यानी कोशिका के 4 अंग के नाम, 4 अंग के नाम क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक है। ठीक है, जो फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। विषमपोषी पोषण क्या होता है समझिए, वैसे पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। शायद क्वेश्चन नंबर कितना बताए थे, जस्ट बताए थे हम, क्वेश्चन नंबर कितना ध्यान से उठ गया हमको, तो पीछे हम पढ़ा चुके हैं कि वैसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर में रहकर, दूसरों जीवों से रहकर, मैंने उसको शरीर में रहकर, उसके संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन ग्रहण करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो गया अमरबेल, गोल कृमि, हुकवर्म, ये सब क्या है, विषमपोषी पोषण के उदाहरण हैं। अमरबेल समझते होंगे, गोल कृमि समझते होंगे, हुकवर्म भी समझते होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखें। मानी बोला गया है कि सजीव के मेन रूप से 4 लक्षण क्या होते हैं। देखो, सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित इस प्रकार है। पहले नंबर पोषण, पहले नंबर पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, ये पोषण है।
भोजन करना क्या है? पोषण है। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हम वृद्धि और विकास कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। या तो हम, अगर भोजन अगर नहीं मिलेगा तो हम चल फिर भी नहीं सकते हैं। इतना हमें हिम्मत नहीं कि अपना हाथ को से उठा सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? हाथ हिला भी नहीं सकते अगर पोषण हमको पोषण नहीं मिलेगा तो। श्वसन, देखो भाई, ये ये क्या है? योगा कर रहे हैं ना, योगा कर रहे हैं। एक सांस लिया, सांस छोड़ा, एक से लिया एक से छोड़ा, योगा हो गया। ये सो रहा है बउआ, ये देखो, अरे वाह रे बउआ वाह, काल चाल रे, है ना? हाल चाल देखो तो, सो रहा है ये, सो रहा क्या कर रहा है? श्वास तो लेगा। अगर श्वास बंद तो बेचारा इसका जीवन बंद। नंबर 2 क्या? प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या? देखो यह प्रजनन हुआ है, ये एक महिला है, एक बच्चे को जन्म दिया है, ये क्या हुआ? प्रजनन हुआ। ये क्या हुआ? प्रजनन हुआ। अब देखो ये छोटू सा बालक है, ये थोड़ा सा यहाँ यहाँ पैदा लिया और यहाँ थोड़ा सा चलना प्रारंभ कर दिया, है ना? थोड़ा बड़ा हो गया, पोषण में बड़ा हो गया, अरे भाई तो शादी भी अलग हो गया, है ना? अब पापा बन गया, वो ऑफिस में काम करने लगा। अब धीरे धीरे चल रही है क्या, जो थोड़ा बहुत के, अब डंडा पकड़ चलना प्रारंभ कर दिया, अब जाने को एज में आ गया। सभी लोग जाते हैं, सबका राम नाम सत्य होता है ना, होता है ना, होता है। चलिए, और चौथा क्या है? वृद्धि एवं विकास। वृद्धि मैंने बढ़ना, देखिए छोटा सा था, बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, वृद्धि हो गया ना, विकास भी हुआ, डेवलप भी हुआ। विकास का मतलब क्या होता है? वृद्धि तो बढ़ना, विकास क्या होता है? हम पतला दुबला थी ना, पूरा खाए पिए हो गए एकदम पलमान जैसा, वो क्या हो गया? विकास हुआ। क्या हुआ? डेवलप हुआ हमारे अंदर में। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, वो तो एक विकास होता है, समझ ना? तो एक मानसिक विकास क्या हुआ? दिमाग तेज होना, वृद्धि होना, बढ़ना, है ना? मानसिक विकास, सोचन शक्ति बढ़ना, मानसिक विकास। शारीरिक विकास, पैर लंबा लंबा हो जाना, हाथ लंबा लंबा हो जाना, पेट इतना हो जाना, है ना, मोटा घाटा हो जाना, ये क्या हुआ? शारीरिक विकास हो गया। क्लियर यहाँ तक है? आशा करते यहाँ तक समझ में सभी बच्चे को आया होगा। अब है यहाँ क्या? स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी का मतलब क्या? स्वपोषी माने स्वयं पोषी, हमको भोजन कोई नहीं देता है भाई, हम स्वयं भोजन करते हैं, ये वह स्वपोषण। हम तो स्वयं नहीं करते भाई, हम दूसरे पर आश्रित हैं। क्योंकि तो गेहूं रहेगा तो गेहूं को पिसाएंगे, आटा बनेगा, आटा से रोटी बनेगा, हम किसके ऊपर आश्रित हुए? रोटी के ऊपर, गेहूं के ऊपर आश्रित हुए ना। तो दूसरे जीव पर, वो भी तो जीव है, पेड़ पौधा जीव है नहीं? है सजीव है ना? तो वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी का एकमात्र उदाहरण क्या है? हरे पौधे। हरे पौधे किसी से क्या बोला है आज तक? कह रहे फलमा कि हमको लाओ चावल लाओ, हम भोजन करेंगे, हम भूख लग गया, किसी को बोला है क्या? किसी को नहीं बोला होगा। कहीं बोला है? कह रहे सन्नी लाओ समोसा लेकर चौक पर से, हम समोसा खाएंगे, बोला है क्या? नहीं बोला होगा। बोला है हमको पानी डालो, हम अब टपकने वाले हैं, मुरझाने वाले हैं, क्या बोला है? नहीं। तो खुद सूर्य की प्रकाश लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और भूमि से जल लिया और अपना भोजन खुद से तैयार करता है, खुद से बनाता है। आया बात समझ में? चलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें, ध्यान दीजिएगा। तो स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर निम्न इस प्रकार है। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। बहुत अच्छी बात है, सही है कि स्वपोषी पोषण में जीव जो है भोजन अपना खुद बनाता है। अब विषमपोषी पोषण में इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, इसमें जो भोजन बनता है वो किसी दूसरे के सहारे भोजन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और पॉइंट इसमें है, इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। सही बात है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम कुछ गलती कर दी क्या? हाँ भाई, गलती हो गया। इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, उल्टा लिखा गया पॉइंट, ठीक है। इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं।
निर्भर नहीं, ये हो गया दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। निर्भर क्या सही है? ठीक, देखो यहाँ स्वपोषी में दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, ये खुद का भोजन, इसमें जीव स्वपोषी में, इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों निर्भर ही तो है रे। इसमें जीव जो है अपने भोजन के लिए किसी पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि स्वपोषी स्वयं पोषण करना, स्वयं पोषण करना, ये स्वयं पोषण कर रहा है, किसी पर निर्भर नहीं है। इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसको दूसरे से ही भोजन चाहिए, अपने से भोजन प्राप्त नहीं कर सकता है। इसमें हरित लवक की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बात है भाई, इसमें पेड़ पौधा हरा भरा होना चाहिए, अगर हरा भरा नहीं होगा तो ये क्रिया नहीं हो सकता, ये क्या बोलते स्वपोषी नहीं हो सकता है। इसमें हरित लवक की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें हरित लवक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होता है। यह उत्पादक के नाम से जाना जाता है, इसको जो है क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, पादक बोलते हैं, और यह उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। इसको क्या जानते हैं हम? परपोषी को, विषमपोषी को उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, और स्वपोषी को क्या जानते हैं? उत्पादक के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसे बोला है पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम का कार्य निम्न इस प्रकार है। टाइलिन या इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। समझिएगा ध्यान से, टाइलिन या इमाइलेज, इमाइलेज भी होता है, ये दोनों का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देना। नंबर 2 पॉइंट क्या है? पेप्सिन नामक प्रोटीन को, तो पेप्सिन नामक प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कौन? पाचक एंजाइम। ठीक है। रेनिन दूध में उपस्थित क्या होता है? रेनिन, जो रेनिन दूध में उपस्थित होता है प्रोटीन को पचाता है। रेनिन जो है दूध में, रेनिन का काम क्या है? दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाना। समझिए ध्यान से, दूध में प्रोटीन पाया जाता है और इसको पचाता कौन है? रेनिन नामक एंजाइम। रेनिन नामक एंजाइम का काम है प्रोटीन को पचाना। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इमाइलेज बची हुई शर्करा को माल्टोज में बदल देता है। थोड़ा बहुत अगर बच गया, इमाइलेज क्या करता है? कोई भी शर्करा थोड़ा बहुत बच गया है तो उसको माल्टोज में बदल देता है। कौन? इमाइलेज। इमाइलेज जो है बची हुई शर्करा को माल्टोज में बदल देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है, यानी पेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक है। नंबर 6 में है लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज का काम क्या है? कि वसा को ग्लिसरॉल में बदल देना। क्या करना? वसा को ग्लिसरॉल में बदल देना है, इसका काम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे, शायद शुरू में यही क्वेश्चन था। वैसे प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये समीकरण सब देख लीजिए, ये समीकरण है, यानी कि वायुमंडल से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और भूमि से क्या लिया? जल लिया, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना? ग्लूकोज तैयार किया, फ्रुक्टोज तैयार किया, और हमको क्या दिया? ऑक्सीजन, और आपने लिखा रख लिया, जल रख लिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ज्यादा ज्यादा लोगों तक भेजें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य लिखें। छोटी आंत की भीतरी दीवार पर हजारों अंगुली नुमा जैसी रचनाएं भरी रहती है। समझिएगा, छोटी आंत होता है, नहीं हम पीछे बता रहे थे कि आंत में छोटा छोटा होता है, अंगुली नुमा संरचना, छोटा छोटा होता है, अंगुली नुमा संरचना होती है
दीवार पर हजारों हजारों हजार की संख्या में अंगुली नुमा जैसी संरचना होती है, जिसे दीर्घ रोम कद, क्या कहते हैं? ये अवशोषण सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। बोला गया है इसका काम क्या है? अवशोषण करने वाले सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना। अवशोषण करने वाले सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना इसका काम है। किसका काम है? दीर्घ रोम का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? ये तो शायद पीछे पढ़ाए थे हम, है ना? तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे अमाशय हैं, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है ना? तो उसका काम क्या है? जिसका पीएच मान 1 होता है। HCl का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है, लमसम 1 होता है। यह पेप्सिन नामक एंजाइम उत्पन्न करता है। यानी कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्या करता है? पेप्सिन नामक एंजाइम को उत्पन्न करता है, जो प्रोटीन और वसा को पेप्टोन में बदल देता है। अब बताओ पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का काम है प्रोटीन और वसा को पेप्टोन में बदल देना। क्लियर है? इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, बोला कि इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है, उसका काम क्या है? भोजन में उपस्थित हानिकारक चीज, बेकार चीज, खराब चीज को, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। कौन भाई? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। आया बात समझ में? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? दांत कहां गए भाई? दांत नहीं लगाया क्या? मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। उनके नाम तथा कार्य निम्न इस प्रकार है। देखिए, पहला दांत जो चवर्णक होता है या मोलर होता है। देखिए दिख रहा है, क्या दिखता है? देखो, है ना? जो आगे का 4 दांत जो दिख रहा है ना, वो चवर्णक है। क्या वो? चवर्णक। अब अरे भाई क्या कर दिए हम? उल्टा कर दिए का? अरे भाई उल्टा हो गया भाई, माफ करना, इसलिए गलती बोल दिए। चवर्णक अंदर होता, आगे नहीं होता, अंदर होता चवर्णक। चवर्णक या मोलर, उल्टा नाम ही लिख दिया, सोच लिया, उल्टा नाम कर दिया। चवर्णक या मोलर यह पीसने या चबाने का कार्य करता है। देखो अंदर में जो दांत होता है, जिसको हम लोग चौवठिया बोलते हैं ना, चौवा बोलते, चौवा बोलते, चौवठिया भी बोलते हैं, बात समझते होंगे। तो ये जो है पीसने या चबाने का कार्य करता है। अग्र चवर्णक त्रिमोलर, यह भी उससे जो सबसे अंदर में है उससे हल्का सा आगे है। यह पीसने या चबाने का कार्य करता है, ये भी जस्ट वही काम है। रदनक या भेदक, रदनक या भेदक, देखिए होंगे इस जगह जो नोकीला है ना, नोकीला टाइप का, एक नीचे होगा ऊपर होगा, एक नीचे होगा ऊपर, वो 4 गो होता है, नोकीला टाइप का, नोक नोक वाला होता है। अगर विश्वास नहीं है बउआ तो दर्पण ले लो ना रे, घर में दर्पण होगा, उठाओ, हाँ करो, देखो मुंह में क्या क्या है ना? तो जो नोकीला होता है ना, उसी को रदनक ये बोलते हैं, रदनक या भेदक बोलते हैं। यह चीरने या फाड़ने का काम करता है। जैसे काटे चबा कर रख दिया था मैंने, अंदर में पीस रहा है, पीस के अंदर डाल रहा है मशीन में, जाओ अब चक्की में जाएगा, चक्की में पिसाएगा, बाहर निकलेगा आटा चौकर, है ना? चलो अब क्या है? कतरनक या इंसाइजर। अब जो कतरनक इंसाइजर आगे वाला 4 गो होता है, काट जो हमको, मान लिया हमको खाना है रोटी, पहले काटेंगे कि अंदर में काटेंगे, यहां से काटते हैं, उसके बाद छेद, ये चारों मिलकर छेद करता है, छेद होने के बाद उसका पीसने का काम, चक्की वाला जो इधर काम है वो काम करता है। क्लियर है? तो दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कतरनक, तब होता है रदनक, तब अग्र चवर्णक, तब चवर्णक। क्लियर है? उल्टा नाम लिख दिया गया, नाम इससे उल्टा ऊपर में होना चाहिए। चलिए, सीधा मिस्टेक कर गए थे उस वक्त। देखिए दे भी दिया है, देखिए ये जो दांत है कतरनक या इंसाइजर है, ये दांत को वहां लगाना चाहिए, दांत लगा दिया अलग साइड में। कतरनक या इंसाइजर है, रदनक या भेदक है, और ये जो है अग्र चवर्णक प्रीमोलर है, और ये क्या है? चवर्णक या मोलर है। ठीक है, इसको चौवठिया बोलते हैं, याद रहे। चलिए अब है मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित उत्तर दें। मृत जीवी पोषण
वैसे पोषण जो मृत जीव जंतुओं के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है, मरा हुआ जीव जंतु के शरीर से वो भोजन ग्रहण करता है, उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। समझिएगा, वैसे पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में कब्बक, कब्बक क्या है? मृतजीवी है। ये मरा सड़ा गला हुआ चीज से अपना भोजन प्राप्त करता है। बैक्टीरिया इस मरा गला सड़ा हुआ चीज से भोजन प्राप्त करता है। प्रोटोजुआ, ये सब क्या है? मरा हुआ चीज से, मृत जीव से, मृत पौधा से अपना भोजन ये प्राप्त करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जानने से पहले आप लोग को एक काम करना होगा। काम ये है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्लियर है? चलते हैं, क्वेश्चन क्या है? परपोषण किसे कहते हैं? वैसे जीव जो स्वयं के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहकर, यानी भोजन के लिए, माफ कीजिएगा, वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। भाई करते हैं, स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, मतलब स्वयं से भोजन नहीं बनाता है, इसको परपोषण या परपोषी कहते हैं, या विषमपोषी भी कहते हैं। जस्ट वही नाम खाली चेंज कर दिया है। परपोषी, विषमपोषी, परपोषण एक ही चीज का नाम है, एक ही परिभाषा है। तो स्वयं अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। जैसे कि सभी प्रकार के प्राणी, जैसे कि हम तुम जितना प्राणी है इस जीव जंतु पर जो चलता फिरता है, सब परपोषी है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट, और शायद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। लघुत्तरी में दीर्घोत्तरी अलग देखेंगे हम लोग। पोषण की परिभाषा दें। वैसी विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। समझिएगा, पोषण एक वैसा विधि है जिससे जीव जंतु अपना पोषक तत्व को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आशा करता आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट समझिएगा, ये है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन नामांकित के साथ करें। बोला गया है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका सचित्र यानी चित्र के साथ वर्णन करना है, और क्या? नामांकित, नाम के साथ भी वर्णन करना है। समझिएगा, वैसे प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बोला जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन को तैयार करता है, अपना भोजन को बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कब होता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अब पृथ्वी से जल लेता है, वो भी कब? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति है, अगर उसमें क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बिल्कुल नहीं होगा। दोनों अगर है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा, वो भी दिन में, रात में नहीं, दिन में, क्योंकि दिन में ही सूर्य की प्रकाश होती है, रात में नहीं होता ना। तो जब अभिक्रिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, तो क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन गैस बनता है, और जल का भी निर्माण साथ में होता है ना। उपयुक्त समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि, बोला गया इस समीकरण से, जो ऊपर लिखा हुआ समीकरण है, इस समीकरण से यह संतुष्ट होता है, यह हमको ज्ञान मिलता है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बनता है। बोला गया जब प्रकाश संश्लेषण होता है, उत्पाद जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है मुझे? तो प्रोडक्ट के रूप में मुझे ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है ना। खुद के लिए ग्लूकोज और जल प्राप्त करता है, लेकिन हम लोगों के लिए क्या देते हैं? पेड़ पौधा ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, जो पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है, यानी ऑक्सीजन को क्या करते हैं? पौधे वायुमंडल में छोड़ता है,
और वो वायुमंडल से हम लोग जो है ऑक्सीजन को अपने श्वसन क्रिया में लेते हैं। श्वसन क्रिया समझ गए होंगे, यानी हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, अगर सांस रुक जाए तो सब मैंने कहा जाएगा कि ये मर गया है, राम नाम सत्य हो जाएगा उसका, श्वसन रुका तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट और इसमें है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान, यानी प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, उसका क्वेश्चन नहीं पॉइंट है, मतलब नामांकित बताइए, नाम के साथ वर्णन करना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक, मतलब शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है शुरू से लेकर अंत तक कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। ठीक है, पत्तियों के पेलिसेड, पत्तियां में क्या होता है, पेलिसेड, तथा स्पंजी पेरेनकाइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। मतलब पत्ती में क्लोरोप्लास्ट कहां होता है, पत्ती में होता है। अब पत्तियों के पेलिसेड तथा स्पंजी पेरेनकाइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। मतलब इनका जो रचना बनाया गया है वो क्या होते हैं, जटिल होते हैं, बहुत कठिन से बनाया हुआ होता है। आशा करते हैं आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। तो हम आगे स्लाइड की ओर चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाइए। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाइए। मतलब अमीबा में जो पोषण होता है उसको चित्र के साथ समझाना है। देखिए ये क्या है, अमीबा, ये क्या है, अमीबा है। अमीबा का ये कण है, ये क्या है, कैसे केंद्रक है, ये भी अमीबा का केंद्रक है। और ये क्या, इसको बोलते जो ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते कुटपाद। क्या बोलते हैं इसको, कुटपाद। अब ये कुटपाद कहीं जहां भोजन को देखेगा तो कुटपाद फैल जाएगा, उसको झपोट लेगा, बंद कर लेगा। देखिए बंद कर लिया, यानी भोजन को अपने अंदर बंद कर लिया खाली स्थान पर, और वो भोजन पचेगा फिर वहां से फट के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या है, अमीबा में प्राणी संपोषी पोषण पाया जाता है। मतलब अमीबा में जो पोषण होता है, क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा में कैसा पोषण पाया जाता है, तो अमीबा में जो पोषण होता है वो प्राणी संपोषण पाया जाता है। प्राणी संपोषण पाया जाता है अमीबा में, जिसके अंतर्गत यह ठोस भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। यानी कि कोई भी ठोस भोज्य पदार्थ है उसको क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। कौन भाई, अमीबा ग्रहण कर लेता है। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा ग्रहण कर लेता है। पोषण के विभिन्न चरण एक कोशिका के भीतर संपन्न होते हैं। मतलब यह है कि पोषण का जो चरण, ये शुरुआत जो होता है कहां से होता है, कोशिका के भीतर संपन्न होता है। अब क्या है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण क्या है, अंतर्ग्रहण कहते किसको है, अमीबा भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण कोशिकाओं के बढ़ने वाले उंगली नुमा संरचनाओं कुटपाद के द्वारा करता है। समझिएगा कि अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन का अंतर्ग्रहण करना, भोजन का अंतर्ग्रहण करना, समझिएगा। तो अमीबा जो भोज्य पदार्थ जो होता है उसका अंतर्ग्रहण कोशिकाओं के बढ़ने वाले उंगुली नुमा, कोशिका का एक अंगुली नुमा संरचना बन, देखिए अंगुली नुमा संरचना बन गया, इसी के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। संरचनाओं कुटपाद के द्वारा करता है। कुटपाद के द्वारा घिरा हुआ भोज्य पदार्थ खाद्य रिक्तिका के रूप में ग्रहण किया जाता है। मैंने खाद्य रिक्तिका के रूप में, यानी खाद्य रिक्तिका ये क्या है, खाद्य रिक्तिका में वो भोज्य पदार्थ पहुंच जाता है, अर्थात भोजन का कण वहां पहुंच जाता है। चलिए अगला पॉइंट, अब पाचन और अवशोषण। तो जब भोजन को खाएगा तो उसको पचाना भी तो पड़ेगा ना, उसको पचाना भी पड़ेगा। तब पाचन एवं अवशोषण, खाद्य रिक्तिका भोजन के पाचन के लिए अस्थाई आहार नाल है। मतलब यह है कि भोजन का पाचन के लिए जो रिक्तिका क्या है, तो अस्थाई आहार नाल है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई आहार नाल है, जिसमें भोजन का
पाचन एवं पचे हुए भोजन का विसरण कोशिका द्रव में होता है। मतलब कि वही जो होता है भोजन का पाचन होता है और पचे हुए भोजन का क्या होता है, भोज विसरण होता है। आशा करते यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप लोग इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, है ना। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं वो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, फटाफट लाइक कर लीजिएगा, है ना। अगर लाइक नहीं कीजिएगा तो समझ जाइएगा, है ना, समझना है ना, लाइक करना है। अगर पसंद आपको है तो ऐसे नहीं बलजबरी नहीं कि लाइक आप कर ही दीजिएगा, ऐसा नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा डिसलाइक करके भी जा सकते हैं आप, कोई दो मत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन समझना है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर पाचन क्रिया को समझाइए। बोला गया है, और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 24 में भी पूछा गया सेकंड सिटिंग में, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, समझिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मानव का जो पाचन तंत्र है उसका सचित्र वर्णन करना है, चित्र के साथ वर्णन करना है। पाचन तंत्र समझ लीजिए, मेरा ये मशीन जो लगा हुआ है ना, सिस्टम, ये सिस्टम जो लगा हुआ है, जो हम कुछ खाते हैं, खाने के बाद पचता है, पचने के बाद उसको बाहर निकालते हैं, उसी को कैसे कैसे क्या होता है उसके बारे में जानना है ना। तो मनुष्य भोजन अंदर ग्रहण करते हैं यानी अंतर्ग्रहण करते हैं यानी भोजन खाते हैं, तो लार ग्रंथियों से इमाइलेज एंजाइम निकलकर कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देती है। देखिए लार ग्रंथि कहाँ होता है, लार कहां से निकलता है, मुंह से। जो ही मुंह में भोजन लेते हैं तो मुंह में भोजन लेते, लार का काम क्या है, भोजन को मुलायम बनाना, भोजन को मुलायम बनाना उसका काम है। अब भोजन को मुलायम बनाया तो उसको हम निगलेंगे, निगले में सहायता होता है, चिकनाहट उत्पन्न करता है उसमें। अगर भोजन में अगर लार नहीं मिले तो हम लोग भोजन को गिल नहीं पाएंगे, फंस जाएगा, अटक जाएगा यहाँ पे जाके, इसलिए उसमें लार लगा होता है, तो इसलिए हम उसको गिल लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। तो वो लार का काम क्या है, इमाइलेज एंजाइम निकलकर, इमाइलेज एंजाइम निकलकर कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देती है। उसके बाद भोजन को मुंह से ग्रासिका के द्वारा यानी मुंह के द्वारा, ग्रासिका ये नली देखिए, ग्रासिका ये है ना, जो ग्रहणी बोलते हैं, ये ग्रासिका देखिए मुंह यहाँ पे, इसके द्वारा ग्रह नहीं, ग्रासिका के द्वारा, ग्रासिका के द्वारा, ये ग्रासिका है, ये ग्रसनी है, ये ग्रासिका नली है। ग्रासिका के द्वारा कहाँ आता है, आमाशय में आता है। ग्रासिका के द्वारा आहार नाल तक, आहार नाल की सहायता से, यानी कि आहार माने क्या, भोजन, आहार माने भोजन, यानी भोजन का जो नाल होता है उस नाल की सहायता से, उस नाल की सहायता से कहाँ पहुंचती है भैया, आमाशय में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, अभी हम बोले कि आमाशय में पहुंचती है। और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, एंजाइम जो है पेप्सिन था श्लेष्मा का स्राव होता है। मतलब बोला गया है कि आमाशय में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या कहता है, पेप्सिन तथा श्लेष्मा को स्राव होता है। मैं कहता है पेप्सिन और एंजाइम का जो एंजाइम पेप्सिन है और श्लेष्मा का स्राव कहां होता है, आमाशय में, है ना। आमाशय से यह अर्ध पचा भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। अब यहां से अर्ध पचा भोजन कहां जाता है, क्षुद्रांत में जाता है, यानी कि यहां से अर्ध पचा भोजन ये सब नली जो है ना, ये सब नली में जाता है, कहा जाता है ये सब नली में चला जाता है, समझ रहे ना। ये क्षुद्रांत इसको बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं। इस नली से जो देख रहे जाले टाइप जो देख रहे हैं ये है ना, जाले देख रहे ना, ये क्षुद्रांत है, ठीक है, ये क्षुद्रांत है। इसमें अर्धपचा भोजन क्या होता है, पहले आमाशय में गया, आमाशय में भोजन पचा, थोड़ा बहुत पचा, अर्धपचा भोजन, उसके बाद क्षुद्रांत में गया, और क्षुद्रांत के बाद कहां जाता है, समझिएगा आगे। इसमें पूर्ण पाचन के लिए पित्ताशय से पित्त निकलता है। अब देखिए यहाँ पे एक पित्ताशय होगा, यानी पूरा पचने के लिए पित्ताशय से पित्त निकलता है, पित्तरस निकलता है ना। पित्ताशय से पित्तरस पहुंचती है जो अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देती है। अब इसका पित्ताशय का काम क्या है, तो पित्ताशय का काम ये है, देखिए पित्ताशय यहाँ पे है,
पिताशय यहाँ पे है, ये पिताशय है, तो पिताशय से पित्त निकलता है, पित्रस निकलता है, वो तो पित्रस का काम क्या है, अम्लीय भोजन को क्षारीय करना, अम्लीय भोजन को क्षारीय करना, तो क्षारीय कर दिया, उसके बाद अग्न्याशय से ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पहुंचती है। अग्न्याशय से कौन आता है भाई, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पहुंचती है, क्या पहुंचती है, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पहुंचती है, कहां से, अग्न्याशय से। तो उसके बाद क्या होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन का काम क्या है भाई, प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन करना उसका काम होता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन जो है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है, ठीक है। आंत रस में उपस्थित एंजाइम, मतलब जो आंत रस है उसमें उपस्थित एंजाइम जो है, उपस्थित एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल था ग्लिसरोल में परिवर्तित हो जाता है। समझिएगा क्या बोला गया है कि आंत रस में जो उपस्थित एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है और वसा को वसा अम्ल में बदल देता है और ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देता है, तथा पाचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब भोजन तो पच गया भाई, तो भोजन में होता है रस, होता है ना, जो हम खाना खाते हैं वो रस को अवशोषित करेगा तो ना ब्लड बनेगा। अब अगर उसको अवशोषित नहीं करेगा तो ब्लड बनेगा ही नहीं, खून बनेगा ही नहीं। वो क्या करता है, पाचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति, उसका जो भित्ति दीवार जो होता है वो भोजन भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत में दीर्घ रोम पाया जाता है। समझिएगा, क्षुद्रांत में क्या पाया जाता है, दीर्घ रोम पाया जाता है। क्षुद्रांत जो इसमें दीर्घ रोम, धागा धागा टाइप का होता है रोम, वही अवशोषित करता है। चलते आगे, क्या है, जो पाचित भोजन को शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाती है। बोला गया है जो पाचित भोजन को क्या करता है, शरीर के सभी कोशिकाओं में उसका रस को पहुंचाता है। पचा हुआ भोजन बृहदांत्र में प्रवेश करती है, यानी बड़ी आंत में प्रवेश करता है। यानी पचा हुआ भोजन कहा जाता है बड़ी आंत में प्रवेश करता है। यह बृहदांत्र जल को अवशोषित कर, यानी कि बड़ी आंत जो होता है वो जल को अवशोषण कर लेता है, वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है ना। उसको किडनी फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद में मूत्र का निर्माण होता है, कर लेती है। शेष बचा पदार्थ गुद्दा द्वारा बाहर निकल जाता है। गुद्दा मतलब क्या, मल द्वार इसके द्वारा बाहर निकल जाता है ना, जिसको मलाशय भी बोलते हैं, निकल जाती है। इस प्रकार मनुष्य में पाचन क्रिया होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव में पाचन क्रिया होती है संपन्न। आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन का आंसर। तो समझ में आ गया है तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर समझ में आया है तो, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक भी कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फटाफट लाइक ठोक दीजिए। चलिए आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जीवधारियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? 5 कारण लिखिए। देखिए, जीव में पोषण की आवश्यकता क्यों होता है? जीवधारी का मतलब हम लोग हो गए जिसमें जीव होता है, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु क्यों ना हो, तो जीवधारियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? कारण क्या? 5 कारण बताना है। देखिए, अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को भोजन की जरूरत होती है। बोला गया है कोई भी जीव जंतु है अपने जीवन को बचाने के लिए, मरने से बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए, है ना, अगर सोच लेता है भाई हम अगर भोजन नहीं खाएंगे तो टपक जाएंगे ना, घोलट जाएंगे का, है ना, है। लेकिन उससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। हम भी भोजन करते हैं बचने के लिए। सोचते भाई बचना, अगर 60 वर्ष से बचेंगे कम में बचेंगे हम, इसलिए उसके लिए भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। भोजन में स्थित विभिन्न तत्व ये कार्य करते हैं, कि बोला कि भोजन में स्थित विभिन्न तत्व जो होते हैं ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं।
यानी भोजन में जो है बहुत प्रकार के तत्व होते हैं, बहुत प्रकार प्रोटीन होते हैं, बहुत सारा चीज होते हैं। वो उसका काम क्या है? कार्य करना है ना। कार्य कैसे का देखिए, मान लीजिए कि हमको बहुत भूख लग गया है, बहुत भूख लग गया है ना, तो भूख लगे कैसा लगेगा? कुछ है ही नहीं शरीर में, कुछ है ही नहीं है, गिर जाएंगे, है ना, गिर जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। और जो ही भोजन जाता है, दो चार कौर बुझते हैं ना, दो चार मत्ते मारते हैं, अंदर लेते हैं, कहता आप तो पालमान होगा, तो फटिया ये लेंगे हम ना, ये ना सोचते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? वो ऊर्जा हमको दिया, शक्ति दिया। इस प्रकार जीव दर होगा, जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, यही पोषण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण के अभाव में निम्न प्रभाव होंगे। पहला क्या होगा? शारीरिक विकास नहीं होगा। नंबर पॉइंट में मारा रहे, नंबर एक क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास नहीं होगी। मतलब अगर पोषण नहीं होगा तो शरीर का विकास नहीं हो सकता है ना, शरीर का विकास होगा ही नहीं। शारीरिक क्रियाओं का संपादन सही ढंग से नहीं होगा। अगर खाना नहीं खाएंगे तो शरीर का जो क्रियाकलाप जो है वो सही ढंग से संपादन नहीं होगा। हाथ ले जाने का यहाँ जाएगा इधर, भोजन ही नहीं करेंगे तो भाई हाथ उठेगा, मेरा हाथ उठेगा ही नहीं। यानी माथा खुजवाना है तो नाक खुजवा लेंगे, गाल खुजवा लेंगे, तो हाथ वहां तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो शक्ति नहीं है, पावर नहीं है ना। नंबर तीन क्या है? वृद्धि पूर्ण रूप से नहीं होगी। सही बात है, वृद्धि जो होगा पूर्ण रूप से नहीं होगा, जिस तरह वृद्धि होना चाहिए। देखे होंगे बहुत गांव घर में होता है कि अगर कोई फैमिली का एक बच्चा है, उसका खान पान सही से नहीं मिल रहा है, और एक कोई बड़े बाप का बेटा बेटी हो तो खान पान अच्छा से मिल रहा है, तो जो बड़े बाप का बेटी या बेटा है वो ज्यादा जल्दी तैयार हो जाता है ना, जवान, जिसको जवान बोलते, जवान हो जाता है। और जो कमजोर वर्ग के लोग जो होते हैं वो थोड़ा नॉर्मल से जवान होते हैं, देर से जवान होता है। नहीं कहता देखा घर में, अरे भूट रह गया, भुट्टे है ना, तो भुट्टे का मतलब छोटे है। तो उसी कारण से पोषण का अभाव के कारण से ये होता है। नंबर चार में क्या है? जनन भी होती है। नंबर चार में होगा, नंबर चार में क्या होगा? जनन नहीं हो पाएगा। अगर हमारे शरीर में ब्लड ही नहीं होगा, हमारा शरीर से काम ही नहीं करेगा, जनन कहां से कर सकते हैं? जनन के लिए फर्टिलाइजेशन चाहिए, है ना, निषेचन होगा तो ये तो होगा ना, तो जनन की क्रिया नहीं हो पाएगा। और उत्सर्जन नंबर पांच होगा, उत्सर्जन सभी क्रियाएं प्रभावित होगी, मतलब उत्सर्जन भी नहीं होगा। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे, पोषण ही नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर में बेकार पदार्थ आएगा कहां से? उसको कैसे बाहर करेंगे भाई? बेकार पदार्थ होगा तो ही तो बाहर करेंगे उसको हम, है ना। उत्सर्जन का मतलब क्या था? बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है ना। चलिए, आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा, उसी में है ना। चलिए, अतः शरीर में होने वाली उपरोक्त क्रियाएं पोषण के अभाव में प्रभावित होगी। यानी कि जो ऊपर क्रिया लिखा गया है वो पोषण के अभाव में ही वो प्रभावित होगी, वो कंडीशन हो सकता है। अगर पोषण सही से नहीं हुआ तो जनन नहीं कर पाएगा, उत्सर्जन नहीं कर पाएगा, अपने हाथ को नहीं हिला पाएगा, वृद्धि नहीं होगा, वो सारा है ना। इसके लिए जीवों को नियत समय पर भोजन में फल, कंदमूल, साग सब्जी, मांस, मछली, अंडा इत्यादि लेने से हमारे शरीर का विकास होगा। बोला गया है कि अगर हमको उससे प्रभावित नहीं होना है, पोषण से प्रभावित नहीं होना है, अच्छा हट्ठा कट्ठा बन के रहना है, तो समय समय पर भोजन करें, नियत समय पर भोजन करें। सुबह थोड़ा सा उठकर खाना खा ले, तब सवेरे साथ खाना खा ले। अरे खाना में नहीं मिलता है, होता है ना बिहार का हॉर्लिक्स, उसको घोर के पी लो ना, बिहार का जो हॉर्लिक्स होता है उसको घोर के पी लो। नहीं वो चाहिए थोड़ा सा भुंजा रखो, भुंजा बुझते हो ना, मकई का होता है, उसको बालू में देके भुंजता है, बालू समझते होगा ना, सिलिका जिसको बोलते हैं, उसमें भुंज के रखो, और रख एक डिब्बा में बंद कर दो, उसको भोर उठा खा लो। पेट खाली नहीं होना चाहिए। पेट अगर खाली होगा, समझ जाओ, पेट खाली रखने से गैस बनता है ना, गैस्ट्रिक का शिकायत होता है। तो पेट खाली रखिए, इसे सुबह ही सवेरे साथ खाना थोड़ा सा खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। नहीं कुछ मिलता है तो एक बिस्किट खा लीजिए, है ना। चलिए, जिससे क्या होता है, लेने से हमारे शरीर का विकास होगा, हमारा प्रत्येक अंग समुचित रूप से कार्यरत हो रहेगा। बोला गया है कि हमारा जो शरीर है
संपूर्ण तरीका से, अच्छा तरीका से कार्यरत रहेगा, कार्य करेगा पोषण लेने के बाद। अगर पोषण नहीं लेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, हमारे शरीर सही तरह से काम नहीं करेगा एवं हम अपनी पीढ़ी को बनाए रख पाएंगे। अगर अच्छा भोजन करेंगे तो हम अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर भोजन अच्छा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत तरह प्रॉब्लम हो सकता है, अपनी पीढ़ी को नहीं बढ़ा पाएंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति में बांझपन की शिकायत भी हो सकता है। समझ रहे ना, ये पोषण का वजह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रायोगिक विवरण द्वारा की क्या लेते, प्रायोगिक विवरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। बोला कि प्रयोग करके बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होती है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कैसे? प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें हरे पौधे, बोला कि प्रकाश संश्लेषण जो है एक जटिल जैव प्रक्रम है। जैव का मतलब जीव का प्रक्रम, जीव की क्रिया, जैव प्रक्रम मतलब जीव की क्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। बोला गया वह प्रक्रम ऐसा है कि सूर्य की प्रकाश से हरे पौधे जो है उस विकिरण को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी अपने अंदर समेट लेता उस ऊर्जा को। हरी पत्तियों में अवस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर, बोला गया है कि हरी पत्ती में जो स्थित होता है क्लोरोफिल, वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर इनके जल को हाइड्रोजन गैस, क्या बोला, उसके जल जो है उसको जल को हाइड्रोजन गैस एवं ऑक्सीजन गैस में विभक्त कर देती है। यानी कि वो जल जो है, जल का काम क्या है, उसको हाइड्रोजन और किस में विभक्त करना है भाई, ऑक्सीजन में उसको विभक्त कर देता है। ऑक्सीजन गैस रंध्रों द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी ऑक्सीजन जो गैस विभक्त होता है, बढ़ता है, तो वो क्या होता है, वो रंध्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा, पत्ती के रंध्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा बाहर वो निकल जाता है ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर ग्लूकोज बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस जो बचते हैं वो अंदर में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बचते हैं, ये दोनों संयोग कर ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। बोलिए यहां तक समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां थोड़ा समझना है, उसी का पॉइंट है। इस प्रक्रम के दौरान 3 मुख्य रासायनिक घटनाएं होती हैं। बोला गया है जो प्रकाश संश्लेषण होती है, उस प्रकाश संश्लेषण के दरमियान में 3 घटना होती है। वो 3 घटना क्या क्या, देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होना। बोला गया है कि क्लोरोफिल जो है उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश का जो ऊर्जा होता है उसको अवशोषण कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। समझिएगा बात को कि क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। अब क्लोरोफिल का काम क्या है, प्रकाश की ऊर्जा को अपने और अवशोषण कर लेना। नंबर 2, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटन होना। मतलब प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जब प्रकाश संश्लेषण होती है उस दरमियान में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, तथा जल अणुओं का, जल का जो अणु होता है उसको 2 भाग में तोड़ देता है, एक हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में, एक हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में टूट जाता है। नंबर 3 में क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचय होना। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। आशा करते हैं यहां तक सही बच्चे को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा बात है भाई। अब यहां समझेंगे थोड़ा सा पॉइंट। ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, समझिएगा।
ये सूरज है। अब ये सूरज है, ये गमला में पौधा है। अब ये बोतल लगा दिया गया है, इस बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल डाल दिया गया, बोतल में डाला गया है। अब एक पत्ती को उसमें घुसा दिया गया है, तो ये गमला में पौधा है, तो ये क्या होगा, अब इसमें जो पत्ता जो होगा क्या होगा, ये स्टार्च रहित पत्ता बन जाएगा, ये स्टार्च रहित पत्ता बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में यह है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्यों। बोला गया है कि एक प्रयोग के द्वारा बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, आखिर क्यों। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता को दर्शाने के लिए बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता के लिए को दर्शाने के लिए एक सरल प्रयोग किया जा सकता है। बोला गया है उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रयोग क्या है, जिसे हम पत्ते को प्रयोग के रूप में जानते हैं। इसे हम क्या जानते हैं, पत्ते को प्रयोग के रूप में जानते हैं। इस प्रयोग को निम्नलिखित चरणों में किया जा सकता है। बोला गया है कि इस प्रयोग को निम्नलिखित चरणों में हम जान सकते हैं, कर सकते हैं। और इस प्रयोग को जानने के लिए एक अनुरोध आप लोगों से है, विनती है, बस वही विनती हम बार बार करेंगे, क्योंकि हम छोटे मोटे टीचर हैं, बड़े नहीं हैं, क्योंकि बड़े आदमी बोलते नहीं है, करते हैं ना। तो आप लोग मेरा दुख दर्द तो बुझते होंगे, बस शेयर वेयर कर दीजिए, जरा कुछ बोलेंगे नहीं, लाइक कमेंट वगैरह कर दीजिए, वही खुश, उसी में हम खुश हैं, है ना। वही आप लोगों का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। चलिए जानते हैं आगे। आगे क्या है, सामग्री क्या चाहिए। सामग्री का मतलब समझ लो ना, बर्तन, चीज क्या क्या चाहिए। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 में है एक स्वस्थ पत्ते वाला पौधा, मतलब एक अच्छा पत्ता वाला पौधा लेंगे, यानी जैसे कि हरा चाय का पौधा, जो भी पौधा ले लीजिए, चाय ले लीजिए, आम लीजिए, कटहल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में प्रयोग हम कर सकते हैं। एक बर्तन में पानी, यानी एक बर्तन में पानी लेंगे हम। एक कांच की बोतल या प्लास्टिक की थैली, यानी एक कांच की बोतल या प्लास्टिक की थैली लेंगे। एक स्थान जहां पर पर्याप्त सूरज की रोशनी मिल सके, यानी कि एक स्थान ऐसा हो जहां पर सूरज की रोशनी जा सके, वहां पहुंच सके, है ना। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी कि एक स्वस्थ पत्ता का पौधा लेंगे, यानी एक स्वस्थ पौधा लेंगे, एक बर्तन पानी लेंगे, और एक कांच की बोतल या प्लास्टिक की थैली लेंगे, और एक स्थान जहां पर पर्याप्त सूरज की रोशनी मिल सके, इसको लेंगे। ठीक है, अब प्रक्रिया क्या होगा भाई, तो पौधे को तैयार करें। तो पौधे को कैसे तैयार करेंगे, ये क्या प्रक्रिया हो गया है। एक हरे पत्ते वाले पौधे को लें, मतलब कि एक पौधा लेंगे, हरे पत्ते वाले पौधा लेंगे, है ना, क्या लेंगे हम, हरे पत्ते वाले पौधा लेंगे, और इसे कुछ समय लगभग 24 घंटे के लिए अंधेरे स्थान में रखें। बोला गया है कि इस पौधे को रखना है लगभग 24 घंटों तक, कहां, अंधेरे कमरे में रखना। कहां रखना है, अंधेरे कमरे में उसको बंद करके रखना है, या बंद कीजिए या रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि पत्ते में स्टोर किया गया सारा स्टार्च, बोला गया जो पत्ता में जो स्टार्च जमा किया गया था वो समाप्त हो जाए, क्योंकि पौधा में तो ऑलरेडी स्टार्च जमा होता है, क्योंकि सूरज के प्रकाश में रखल था, वो स्टार्च जमा कर लिया है। जब तक वो स्टार्च खत्म ना हो जाए तब तक उसको उस घर में रखिए। उसके बाद पत्ते को सूरज के प्रकाश में रखें। जब ये काम हो जाएगा, जब बंद कमरे में रख देंगे, उसके बाद क्या करना है, अब इसको सूरज की प्रकाश में रखें। अब पत्ते को सूरज की रोशनी में कुछ घंटे, लगभग 4 से 6 घंटे के लिए रखें। यानी कि अब जो हम घर में रखे थे, अंधेरे कमरे में बंद किए थे, उस पौधे को बाहर निकालना है और सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में उसको रख देना है। कितना देर तक, 4 से 6 घंटों तक रख देना है। यह सुनिश्चित करें कि पत्ता सीधे सूरज की रोशनी में है, यानी कि ऐसा सोच के रखिए कि 4 से 6 घंटा तक वो सूरज की रोशनी में ही रहे।
ऐसा नहीं कि दीवार के पास रख दीजिए, 2 मिनट धूप लगे, जिसके कारण धूप गायब हो जाए, ये क्रिया नहीं होगा, ताकि वह प्रकाश संश्लेषण कर सके। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखिए नंबर 3 में है पत्तों का परीक्षण करें। अब पत्तों को जांच करेंगे हम, क्या करेंगे, पत्तों को जांच करेंगे। अब पत्तों को निकालें और उसे गर्म पानी में डालें। अब पत्ता को क्या करेंगे हम, उसको गर्म पानी में डालेंगे, यह पत्ते की दीवारों को नरम कर देगा। अब क्या हो जाएगा, वो पत्ता की दीवार को नरम कर देगा, कौन, गर्म पानी। फिर पत्ते को आयोडीन के घोल में डालें, लगे फिर पत्ते को क्या करेंगे हम, आयोडीन के घोल में डालेंगे। नंबर 4 पॉइंट क्या है, परिणाम देखना, मतलब परिणाम क्या मिलेगा इतना करने के बाद में, परिणाम ये मिलेगा, अगर पत्ते का रंग नीला कालापन हो जाए, नीला या कालापन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि पत्ते में स्टार्च का उत्पादन हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, कालापन आ जाएगा तो समझेंगे कि पत्ता में स्टार्च का निर्माण हुआ है, जो प्रकाश संश्लेषण का संकेत है। जिसे क्या होगा कि हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण इस पौधा में हुआ है। अगर नहीं होता तो स्टार्च जमा नहीं होता, क्योंकि हम पौधे को 24 घंटे के लिए एक बंद कमरा में रखे थे, अंधेरा कमरा में रखे थे, धूप नहीं जाती है वहां, रखे ना, तो वहां क्या हुआ, 24 घंटे के लिए रखे तो स्टार्च खत्म हो गया, फिर ये प्रक्रिया किए तो स्टार्च का उत्पादन हो गया। तो समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण हुआ है तो ही स्टार्च का निर्माण हुआ है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट। अब निष्कर्ष क्या है भाई, निष्कर्ष ये है, अगर पत्ते का रंग नीला कालापन नहीं होता तो यह दर्शाता कि पत्ते ने प्रकाश संश्लेषण नहीं किया है। अगर पानी में डुबाए, गर्म पानी में दिए, गर्म पानी में देने के बाद अगर पत्ता का रंग काला नीलापन नहीं होता तो इसका मतलब हम समझते कि पत्ता प्रकाश संश्लेषण किया ही नहीं है और स्टार्च उसमें नहीं बना, क्योंकि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बोला गया है कि चूंकि क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जरूरी है, इसलिए यह प्रयोग स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। यानी इससे हमको साफ तौर पर सीधा स्पष्ट रूप से जानकारी मिला कि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसको चेक करने की इतना हम लोग सामग्री को अपनाए, इतना चीज को देखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है विद्यार्थी जी कि मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यानी बोला गया है कि मानव का जो आहार नाल है, आहार नाल का साफ साफ चित्र बनाना है, यानी यही चित्र है ना। नामांकित चित्र मतलब नाम के साथ एक मानव का आहार नाल है, ये मुख गुहा है, ये क्या है, मुख गुहा है, ये मुख है, ये अधोजीभ, ये क्या अधोजीभ है ना, ये कर्ण पूर्व ग्रंथि है, और ये क्या ग्रासनी है, ये जो नली दिख रहा है ये क्या है, ग्रासिका है, ये अमाशय है, और ये जो दिख रहा है ये अग्नाशय है, ये क्या है, अग्र क्षुद्रांत है, ये क्या है, अब रोही बृहद्रांत है। ये देखिए अब क्या हो जाएगा, ये जो है ये यकृत है, ये क्या है, यकृत है, और ये क्या है, पित्ताशय है, ये क्या है, ग्रहणी है, और ये अनुप्रस्थ बृहदंत है, ये क्या, अनुप्रस्थ बृहदंत है, ये क्या है, आरोही बृहदंत है, ये क्या है, ये क्षुद्रांत है, ये, और ये क्या है, ये अधनाल है, और ये क्या, ये जो दिख रहा है छोटा सा, ये क्या है, कृमि रूप परिशोषिका, ये कृमि रूप परिशोषिका है। उसके बाद ये क्या है, मलाशय, ये क्या है, मलाशय, ये क्या है, मलाशय, और मलाशय में मल आएगा और गुद्दा द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये तो प्रक्रिया होना चाहिए इसका, ये प्रक्रिया इसका होना चाहिए ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और यहां से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। देख लीजिए ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, तो बउआ इसका आंसर जानने के लिए आप लोग को करना पड़ेगा, आप लोग को होना पड़ेगा तैयार, किसके लिए, शेयर करने के लिए। तो शेयर कर दीजिए फटाफट, कम से कम 60 क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम लोग, ठीक ना, समझ ना, 60 क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं।
ठीक है, चलिए तो ना देर करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को माने यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम इससे पहले सब्जेक्टिव पढ़ चुके थे और इससे पहले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं बताइए तो, लघुत्तरीय क्वेश्चन और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन को पढ़े हैं। तो आज हम लोग दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, एक अंक स्तरीय को पढ़ेंगे। प्रकृति में ऑक्सीजन बोला गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो आप लोग खुद जानते हैं संयोजन क्रिया से होता है, प्रकाश संश्लेषण से होता है, अपघटन से होता है, इनसे कोई नहीं होता है। ध्यान समझिएगा, प्रकृति में जो ऑक्सीजन बना रहता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है उस क्रिया में जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? वो ग्लूकोज होता है। वो क्या होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, क्या है? CO2 से, ग्लूकोज से, क्या है? डिक्टियोजोम से, डिक्टियोजोम से। तो समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो जल से निकलता है। पहले पढ़ाए थे हम, क्योंकि जब जल टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, विघटित होता है, पढ़ाए पीछे में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जल से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कोशिकन में, वर्णिल लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है, विद्यार्थी जी समझिएगा कहां पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है, तो इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं है, अगला चैप्टर का क्वेश्चन डाला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाल रक्त कण में पाया जाता है, लाल रक्त कण में मैग्नीशियम, लोहा, उसको आयरन बोलते हैं, ये सब पाया जाता है ना, ये सब पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, कोई नहीं। बोला गया है क्वेश्चन कि ये जो पोषण है मृत, ये कवक में जो पोषण है कौन सा पोषण होता है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा पोषण होता है? इसमें कवक में मृतजीवी पोषण होता है। क्या होता है? कवक में मृतजीवी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उभय लिंग जंतु है? यानी कि कहने का मतलब हुआ कि निम्नलिखित में वह कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब हो सकता है वो सब वातावरण में रह सकता है, जल में भी, स्थल पर भी, सभी जगह वो रह सकता है ना। वो क्या है? हाथी है, गाय है, कुत्ता है, केचुआ है। इसका जो आंसर होगा समझिए केचुआ, कछुआ नहीं है भाई, केचुआ। केचुआ समझते हो, जिसको हम लोग बोलते क्या? चेरवा बोलते ना, चेरा बोलते उसको, देहाती भाषा में चेरा बोलते हैं। तो केचुआ को हम लोग बोलेंगे क्योंकि वो पानी में भी रह सकता है, मिट्टी में भी रहता है और स्थल पर भी बोलते रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचय, अपचय, संयोजन, विस्थापन। तो भोजन का जो पचना है वो कौन सी अभिक्रिया है? वो उपचय अभिक्रिया। क्या है? उपचय अभिक्रिया। अपचय नहीं, उपचय अभिक्रिया है। रक्त में आयरन कमी से कौन से रोग होता है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो रक्त में, खून में आयरन की कमी से जो बीमारी होती है वो बीमारी क्या होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। कहता है तो एनीमिया बीमारी हो गलो की तरह खून की कमी हो गलो देहा में, एनीमिया बीमारी हो जाएगा, है ना। देखो आगे है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है। तो क्लोरोफिल जो वर्णक होते हैं उसका जो रंग होता है वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा की कमी से। तो ग्वाइटर या घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। तो विद्यार्थी जी आप लोग तो तैयारी कैसा किए हैं, नहीं किए हैं, हमको जानना पड़ेगा। तो बताइए 10 क्वेश्चन का हम आंसर, क्वेश्चन का जवाब दिए यहाँ पे, तो बताइए आपका जवाब कितना सही हुआ है? 10 में 10 हुआ है सही,
क्या 10 में 8 हुआ है सही, या 10 में 5 सही हुआ, या 10 में 10 गलत हो गया है? देखते हैं कितना आपका सही हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए फटाफट। बहुत अच्छा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा तैयारी आप लोगों का है, अच्छी बात है, अच्छा सही हुआ है। चलिए चलते हैं आगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए हम बताएं पहले, कि क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जल भी चाहिए, और सूर्य की प्रकाश भी चाहिए। इसका मतलब जो सब चाहबे करी भाई, तो इनमें सभी ने आंसर हो जाएगा, इनमें सभी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। आंख मूंद के मार दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही के जमने में निम्नलिखित से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। बोला है दही के जमने में जो क्रिया होती है वह कौन सी क्रिया होती है? वो क्रिया जो होती है किण्वन। इसी क्रिया से जो है ना अल्कोहल का निर्माण होता है। किण्वन क्रिया से ही अल्कोहल अर्थात दारू, यानी हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार में शराबबंदी किए हुए हैं, लेकिन शराबबंदी नहीं है ना, पूर्ण रूप से खुलेआम हो रहा है। चलिए, उत्पाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यज्ञलिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। अभी हम खुद कुछ देर पहले बताए थे कि कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है कौन भाई? अमीबा, है ना। इन सिखाए थे कि अमीबा जो है कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट में विद्यार्थी जी, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? अरे वाह, यानी एक अच्छे बूढ़े मानव का कितना दांत होता है? यानी अच्छे वयस्क में जवान, है ना। एक अच्छे मानव का कितना दांत होता है? 32, 36, कितना है भाई? 28, 23, 32, 34। तो एक मानव का कितना होता है? 32 दांत होता है। कितना होता है? 32 दांत होता है, ठीक है। 34 नहीं मारना है, 30 नहीं मारना है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। बोला गया है सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया। कितना स्लाइड पर? 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। इसका जो आंसर होगा 10x पर। किस पर? 10x पर, यानी 10 गुना। x में 10 गुना मानिए, उसको x ने गुना लिखा, 10 गुना, यानी x बोल दे कोई दिक्कत नहीं, 10 गुना पर देखा गया, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। समझिएगा, बोला गया है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर क्या डालने से उसका परीक्षण हो, यानी आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में क्यों उबाला जाता है? कारण क्या है? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। समझिएगा, देखिए, इसलिए हम उसको उबालते हैं क्योंकि मंड को घोलने के लिए, और क्लोरीन को भी घोलने के लिए, और पत्ती को मुलायम करने के भी लिए। तीनों सही है, यानी इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी मेरा आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन का उदाहरण है? समझिएगा, पराग नलिका का बीजांड की ओर जो वृद्धि करना जो होता है वो किस प्रकार का उदाहरण है? गुरुत्वा अनुवर्तन है, प्रकाश अनुवर्तन है, रसायन अनुवर्तन है, जला अनुवर्तन है। तो पराग नलिका का जो बीजांड की ओर जो वृद्धि करना होता है, बीज की ओर वृद्धि करना होता है, वो रसायन अनुवर्तन का उदाहरण किसका है? रसायन अनुवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। पित्त रस कहां से स्रावित होता है? यकृत से, मुख गुहा से, आमाशय से, छोटी आंत से। तो पित्त रस जो स्रावित होता है वो कहां से होता है? यकृत से होता है, क्योंकि यकृत में ही पित्ताशय होता है, यकृत में ही पित्ताशय होता है, ठीक है। पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, यानी ये पित्त, देखिए अगर यकृत नहीं होगा तो पित्ताशय दिया रहेगा, अगर पित्ताशय नहीं तो यकृत होगा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, यानी कि यकृत से निकलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? भाई जो आप पीछे पढ़ा चुके हैं, अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है उत्पाद के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन या ट्रिप्सिन
या लाइपेज या इमाइलेज। तो बोला गया कौन सा एंजाइम जो है वसा पर कार्य करता है। तो समझिएगा वो कौन सा एंजाइम है जो वसा पर कार्य करता है। हम पीछे पढ़ाए थे कि लाइपेज नामक एंजाइम वसा पर कार्य करता है। लाइपेज नामक एंजाइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपका रिजल्ट हम चेक कर लें, आप कितना सही किए कितना गलत किए हैं। तो पहले हम रिजल्ट चेक करते हैं, है ना, रिजल्ट चेक करते हैं पीछे आके। तो बताइए, हम आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, आप कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। और एक अनुरोध और भी है कि आप लोग शेयर भी कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए, आप लोग मेरा बात मानते हैं और शेयर करते हैं, इस चीज को जानते हैं हम कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी तो बता चुके हैं, घेंघा रोग होता है ना। घेंघा कौन सी किसके कमी से होती है, तो उसमें उल्टा क्वेश्चन था, या उल्टा क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से लिखा। आप बोले आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होते हैं क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो बोला गया है कि दांत साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वो क्या होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं, तो वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। क्षारीय प्रकृति के होते हैं दंत मंजन, चाहे कोलगेट हो, चाहे मंजन हो, चाहे कुछ भी क्यों हो, वो किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें सभी। तो हरे पौधे जो सभी होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, किसका उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। वाह रे वाह, मतलब कि पौधा का रंग जो हरा होता है किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, या लिडकोप्लास्ट के द्वारा होता है, या फाइटोक्रोम के द्वारा होता है, इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। तो पौधे का जो पत्ता का रंग जो होता है वो हरा होता है, किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होता होगा ऑब्जेक्टिव में, आप लोग फटाफट बना भी रहे हैं, है ना। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तंत्रिका में क्या पाया जाता है, सॉरी, हाइड्रा में तंत्रिका पाया जाता है, हाइड्रा में तंत्रिका पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो केमिस्ट्री का सूत्र आ गया भाई। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है, क्या था, C6H12O6 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। मतलब अमीबा में जो अधिकांश पोषण जो होता है वो कैसा होता है भाई, शाकाहारी होता है, या अंतर्ग्रहण होता है, या सर्वाहारी होता है, या स्वपोषी होता है, समझिएगा। तो अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है वो अंतर्ग्रहण होता है, कहता है वो अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो आप लोग सब जानते हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधे में सिर्फ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, मज्जा, गुहा। तो दांत, मनुष्य के दांत जो हैं उसका जो ऊपर परत है उसको इनामेल कहते हैं, उसको इनामेल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बोला गया है मानव का जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग वो क्या है, अमाशय है, छोटी आंत है, ग्रासनी या बड़ी आंत है। तो मानव का जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। भले नाम छोटी आंत है, बहुत बड़का भी होता है नाम इसका छोटी आंत, लेकिन होता है बड़ी, बहुत बड़ा होता है ना। अब बड़ी आंत छोटा सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को जानते हैं, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है। बोला गया न्यूक्लियस शब्द जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, प्लाड के द्वारा, बिचाउ के द्वारा। यानी कि
न्यूक्लियस जो शब्द दिया गया वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था, यानी कि न्यूक्लियस जो शब्द दिया गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। तो ये जो बोला गया है पौधों में जो भोजन जमा होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। अभी पढ़ाए थे कि 24 घंटा के लिए बंद कमरा में छोड़ दिए थे, अंधेरा कमरा में छोड़ दिए, क्योंकि स्टार्च को खत्म करने के लिए, स्टार्च को खत्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? बोला गया है पौधों और पशुओं के कोशिकाओं को जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स या उत्तक विज्ञान। तो समझिएगा ध्यान से, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? समझिएगा, बोला कि निम्नलिखित में जो है कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। बोला गया है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है, कार्य क्या है? तो इसका कार्य है प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में जो पाचन होता है उसमें किसका पाचन होता है? तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो हम लोग पहले भोजन को लेते हैं तो मुंह में चिबाते हैं उसको, वहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे स्वपोषी हैं। हरे पौधे क्या है? स्वपोषी हैं, खुद का भोजन पकाते हैं अपना। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणु की गति, वृद्धि, संग, समन्वय। बोला गया है, समझिएगा कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणु की गति? नहीं भाई, अणु की गति खो होगा तो वृद्धि हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। संग, हम रहेंगे संग में क्या वृद्धि हो जाएगा? नहीं। समन्वय? नहीं। तो हमको वृद्धि होना जरूरी है। जीवन का एकमात्र महत्वपूर्ण क्या विशेषता क्या है? वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण होता है। बोला गया है कि स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पौधों में, कवकों में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, या ए और सी दोनों में? सुनिएगा, अब समझिएगा कि हरे पौधा में तो होबे करता है भाई, हरे पौधे में स्वपोषी होता है, हर कोई जानता है। लेकिन और है, कुछ प्रोटिस्टा में भी होता है और एक नाम और है, प्रोकैरियोट्स में भी स्वपोषी पोषण होता है। ए और सी दोनों सही है। ए और सी किस में? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रहणी भाग है, बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, आमाशय का। तो ग्रहणी जो भाग है वो किसका है? छोटी आंत का एक भाग है जिसका नाम क्या है? ग्रहणी है। क्या नाम है? ग्रहणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन रात दोनों में, सुबह शाम हर समय। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, ध्यान रखना है कि दिन में ही होता है, दिन में ही होता है, रात में नहीं होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम आपको 40 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तो बताइए आप लोग 40 क्वेश्चन में कितना आंसर का जवाब दिए? फटाफट बताइएगा, देर नहीं कीजिएगा। तो 40 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, बता दीजिए। चलिए बहुत अच्छा है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, ये क्या है? मृतोपजीवी का उदाहरण है। बोला गया है कि मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? अमीबा है, गोबर छत्ता है, उड़हुल है, अमरबेल है। इसका जो आंसर होगा वो गोबर छत्ता होगा, क्योंकि ये गोबर पर होता है। कहाँ पे उगता है? ये गोबर पर ही उगता है। दूसरे जीव से ये अपना पोषण को ले रहा है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? गोबर छत्ता बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। समझिएगा, क्या समझना है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है?
क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। तो परिशेषिका जो है हिस्सा वो आहार नाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है। सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है। अब जस्ट समझाए थे कि छोटी आंत भले नाम इसका लेकिन बहुत बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा यही होता है। सजीव में पाए जाने वाले जीव प्रक्रम क्या है? पोषण, शोषण, जनन, इनमें सभी। तो सजीव में पाए जाने वाले जो जीव प्रक्रम है वो सब है, शोषण भी है, पोषण भी है, वृद्धि भी है, उत्सर्जन भी है, सब कुछ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कर्मान कुंचक, कर्मान कुंचन या कुंचक भी होता है, गति पाई जाती है तो कोलोन में, ग्रास नली में, छोटी आंत में, अग्न्याशय में। तो कर्मान कुंचन जो गति पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो वो ग्रास नली में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ग्रास नली में कर्मान कुंचन पाई जाती है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, कैसा होता है? हरा होता है, क्योंकि पीछे पढ़ा चुके हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? बोला कि निम्नलिखित में जो है वो कौन अपघटक है? गोल कृमि, शैवाल, अमरबेल, जीवाणु। तो निम्नलिखित में जो एक अपघटक है वो क्या है? समझिएगा, अपघटक क्या है? वो अमरबेल है। क्या है? अमरबेल है घटक। पंजना थोड़ा सा गला फंस रहा था इसलिए पानी पी लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करते हैं? मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो दर है किन कारणों पर निर्भर करता है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश के मात्रा पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो दर कार्य करता है वो किस पर कार्य करता है? देखिए, प्रकाश के गुण पर कार्य करता है, प्रकाश की मात्रा पर भी कार्य करता है। तो जब दोनों सही है तो ए और बी किस में? ऑप्शन नंबर सी में। हम ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे, एग्जाम में ऑप्शन नंबर सी को ही मारेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 50 नंबर, गोबर छत्ता है। अभी जस्ट तुरंत पढ़ाए थे, गोबर छत्ता एक मृतजीवी पोषण है। क्या मृतजीवी है? ठीक है, तो आप लोग 50 क्वेश्चन, आप लोगों के बीच हम 50 क्वेश्चन दे चुके हैं। तो आप लोग 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृतजीवी हो जाएगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? बोला गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी रंग कौन सा है भाई? हरा है, नीला है, पीला है, लाल है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है प्रभावी जो रंग है वो क्या है? लाल रंग। क्या है वो? लाल रंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, मेढक, गाय, इनमें से कोई नहीं। पुनरुद्ध भवन का जो उदाहरण है वो क्या है? हाइड्रा। पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होता है? पुनः उत्पन्न हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, ऐसा होना चाहिए ना। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट के गाना में होता है। क्या होता है? अगर क्लोरोप्लास्ट अगर लिखा हुआ नहीं रहे, गाना अगर लिखा हुआ रहे, ज्यादा डीपली में है, अगर गाना लिखा हुआ रहेगा समझना कि और अंदर से दिया है, क्लोरोप्लास्ट के गाना में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, वाहिकीय तंत्र का, प्रजनन तंत्र का। समझिएगा, अभी जस्ट पीछे पढ़ाए थे हम, आहार मैंने पाचन तंत्र बताए थे,
तो वहां एक नाम हमारे कृमि रूप परिशेषी का हिस्सा है आहार नाल। किसका है? आहार नाल का हिस्सा है। चलते हैं आगे। प्रकाश की ओर परोह की गति होती है गुरुत्वा अनुवर्तन, जला अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। समझिएगा कि अगर कोई पौधा को हम एक बंद कमरा में रख दिए और कमरा में है और खिड़की से धूप आता है तो वो धूप की ओर भागेगा। क्या भागेगा? तो धूप की ओर मुड़कर भाग जाएगा, निकल जाएगा बाहर। क्या जाएगा? प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? मतलब कौन सी बीमारी से बचने के लिए, ये कैसा घुमा दे क्वेश्चन को, कौन सी बीमारी से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह दी जाती है? तो भाई तो घेंघा रोग है ना, आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। चलिए चलते हैं आगे। क्या है भाई? निम्नलिखित में कौन गुरुत्वा अनुवर्तन का उदाहरण है? फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गुरुत्वा अनुवर्तन की वृद्धि क्या है? गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वा अनुवर्तन एक ही है। तो गुरुत्वाकर्षण में क्या सिखाया गया कि कोई चीज को फेंकिए नीचे की ओर जाएगा। तो जड़ किधर जाता है? पेड़ को उल्टा भी रख दीजिए, जड़ नीचे हो जाएगा। पेड़ को कैसे सुता के जड़, अगर पेड़ सुत गया तो जड़ ऊपर में है, तो जो ऊपर नहीं घूर के वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं भागेगा जड़। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जड़ की वृद्धि होगा, जड़ की वृद्धि होगा, है ना। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, परजीवी पौधा का उदाहरण वो क्या होगा? तो अमर बेल होगा। अमर बेल जानते होंगे, जिसको हम लोग अमरलता बोलते हैं ना। ठंडी के समय में गाछ पर बिना जड़, कहावत में जड़ ना पता नाम इसका अमरलता, है ना। उसका जड़ पता कुछ होता ही नहीं, लेकिन नाम उसका अमरलता है, उसको अमर बेल बोलते हैं। चलिए, और यहां तक हम लोग 58 क्वेश्चन पढ़े हैं और सेशन समाप्त हो चुका है। तो 58 क्वेश्चन में एक बार आपसे पूछ लेते हैं कि 58 क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए हैं, तो 58 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं और कौन सबसे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दिए हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सबसे फर्स्ट है, जल्दी बताइएगा, है ना। फास्ट में कमेंट कीजिएगा सबसे ज्यादा रैंक किसका है भाई, किस बच्चे का सबसे ज्यादा रैंक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, तैयारी बहुत अच्छा कर रहे हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।